इंशाअल्लाह। सायरा मसूद और ज़ीशान वली के साथ एक दफ़ा फिर ईद पुर नूर में खुशामदीद। बहुत शुक्रिया जी हमारे साथ रहने का। और ईद का दिन है तो हम खुशियों भरे इस दिन को आपके साथ शेयर कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। और हमारे मेहमान आ रहे हैं, जा रहे हैं, हम वहीं पर मौजूद हैं और आप भी हमारे साथ शामिल हैं। तो दो मेहमानों ने हमें ज्वाइन किया है ब्रेक के बाद, उनसे बात कर तारुफ करवाऊंगा। पहले मैं उन शख्सियत का जो कि इंतहाई मुनफरद अंदाज में लोगों को हंसाते हैं। हंसाना उतना मुश्किल काम है, यानी जितना रुलाना नहीं। रुलाना बड़ा आसान है, किसी को भी आप रुला सकते हैं किसी भी तरह से, लेकिन हंसाना इंतहाई मुश्किल काम। और ख़ास तौर पर अपनी हरकतों से ज़्यादा अपनी बातों से हंसाना, ये एक बड़ा दुश्वार काम है। ये मेरा ख्याल है जो भी इस फील्ड से वाबस्ते हैं उन लोगों को बखूबी इसका अंदाज़ा होगा। अरसा दराज से इस फील्ड में हैं, स्टेज किया, ड्रामास किए, फिल्में की, और उसके साथ साथ इनकी जो मुनफरिद बात है, ये दीन और दुनिया को साथ साथ बड़े बैलेंस अंदाज में लेके चल रहे हैं। तो मैं इस बात से बड़ा मुतासिर हूँ। हमारे साथ मौजूद जनाब जवाद वसीम साहब। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम। ईद मुबारक आपको। क्या मेरी उल्टी सीधे तारीफें कर रहे हैं। सच है, आपने मुझे पहले कह दिया था ना, जब समझा दिया था, सारा बोल दिया मैंने। कैसे मिजाज है? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। भाई ईद का मौका है, ये तो खुशी हुक्म है, खुश हो, खुश होने का। आज जो मुंह मुसोरे ना बिल्कुल ऐसा उसको मारना चाहिए। वो जो एक महीना सब्र किया होता है उसका इनाम का दिन है। इलाम का दिन। कैसी अकल की बात की, हालांकि मुझे उम्मीद नहीं थी। बिल्कुल। नेक्स्ट इंट्रोड्यूस हमारी दूसरी गेस्ट भी हमारे साथ मौजूद है, हादिया। हादिया हमारे साथ मौजूद है। हादिया बहुत अच्छा गाना गाती हैं और 8 साल की उम्र से गा रही हैं। बहुत खूबसूरत, बहुत सुरीली आवाज़ है हादिया की। हादिया, वेलकम टू आवर शो। थैंक यू सो मच, आपने टाइम निकाला ईद के दिन। सबसे पहले तो आपको ईद मुबारक। आपको भी बहुत ईद मुबारक और सब देखने वालों को भी ईद मुबारक। अच्छा हादिया, जिस उम्र में बच्चे सुर से रो नहीं पाते, आपने सुर से गाना शुरू कर दिया 8 साल की उम्र में, पहला गाना। मैं 8 साल की थी जब मैंने स्टार्ट किया था। ये कैसे? किसी ने आपको इस तरफ रागिब किया या खुद आपको शौक था? पहले तो मेरे स्कूल में कॉम्पिटिशन्स होते थे नातों के तरानों के। हाँ। तो मैं वैसे ही ना बड़ी बच्ची थी उस तरह की, मुझे हर चीज़ में पार्टिसिपेट करना है। अच्छा। तो मैं उसमें भी पार्टिसिपेट कर लिया बगैर किसी तैयारी के। एंड देन आई गॉट फर्स्ट पोजीशन में फर्स्ट कंपटीशन विदाउट एनी प्रिपरेशन। मैंने सुना तुम रोती भी सुर में थी। कहते हैं लोग, वैसे कहते हैं लोग मुझे कहते हैं लोग, मैंने काफ़ी लोगों से सुना, वो कहते हैं हादिया तुम रोती भी सुर में, हंसती भी सुर में। अच्छा, ये गॉड गिफ्टेड होती है वसीम साहब? बिल्कुल 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 100%, क्योंकि मुझे अपना एक्सपीरियंस है ना। हाँ। मैं गुलूकार बनने आया था। अल्लाह अकबर। हो गई ना कॉमेडी। ओहो हो। और मैंने कुछ 3 साल गाना सीखा, वाह। बकायदा उस्ताद रखे, सीखा, बाजा, तबले, ये वो सारे करते कराते एंड पे पता लगा मुझे कौमी तराना भी नहीं आता सही तरीके। ये गॉड गिफ्टेड है। तो आपको 3 साल लगे ये समझने में कि दिस इज नॉट योर कप ऑफ टी? मेरा ख्याल है आज भी मैं शायद सब नहीं समझ पा। ये गॉड गिफ्टेड नहीं, ये मौसीकी पर गिफ्ट है कि आपने गाना नहीं, आप मजा में आए, आप कॉमेडी में आए। बिल्कुल भाई जी, अल्लाह ने उधर लेके जाना था। हाँ। वरना ये आप जैसे इस फील्ड में चले, आपने जैसे कि बता दिया कि आप गाना सीखते भी रहे हैं, गाना गाना चाहते थे, तो ये आप अदाकारी की फील्ड में कैसे आ गए? असल में हमारे कॉलेज में ना, इस्लामिक कॉलेज रेलवे रोड में थे, म्यूजिक सोसाइटी। अच्छा। तो गाता तो मैं था ना क्लास में, इसको गा रहा हूँ, सुना रहा हूँ। वो कहता यार तू इतने गांदा रहना है, इतने सोसाइटी है, तो जाके दाखिला ला। हाँ। तो मुझे हैं, और कहने के आज दाखिला है उसके। अच्छा। मेरा तो खून ऐसे, मैंने कहा बस ये प्रोफेसर क्लास ख़त्म करे सही। हाँ। भाग हो गया तो वाकई वहाँ लोग ऑडिशन दे रहे थे। अच्छा। तो मैं भी बैठ गया, तो मैंने गाना गाया, मैं सिलेक्ट हो गया। अल्लाह अकबर। और फीस थी उस वक्त 10 रुपये उस जमाने में। तो मेरे पास नहीं था। मैं क्या करूँ? अब अब्बू को कहने से रहा कि जी वो मुझे 10 रुपये, तू की कॉलेज की फीस है, नहीं मैं क्या कहूँ आगे से। हाँ सही बात है। अब मैंने अम्मी से कहा, मैं कहा अम्मी अगर आज दाखिला ना ना हुआ, यानी अगले दिन, तो वो होगा ही नहीं। अम्मी ने पता नहीं कहाँ से करा के 10 रुपये दिए, तो मैं दाखिल हो गया। माएँ ख्याल करती हैं ऐसे मौक़ों पर हमेशा। तो वो जनाब वही ना ड्रामा सोसाइटी भी उसी जगह थी। अच्छा अच्छा। तो वहाँ मुझे पता लगा कि ड्रामा होने वाला है कॉलेज में, तो वहाँ उसके भी ऑडिशन हो रहे हैं। तो बाहर मुझे दोस्त ले गए, तो मैं तो शर्मा रहा था। उन्होंने कहा आगे आगे आगे। तो सूफी निसार अहमद साहब थे, ऑडिशन ले रहे थे, और एक और प्रोफेसर। अच्छा अच्छा। सूफी निसार साहब सूफी तबस्सुम साहब के बेटे। अच्छा अच्छा। गुलाम रोशन साहब के टोट बटोट वाले। डोट बटोट वाला। इससे तुम बहुत पढ़े लिखे आदमी लगते हो। तो वहाँ जनाब मेरी सिलेक्शन हो गई।
और ड्रामा शुरू हो गया। और क्योंकि सूफ़ी साहब जो थे वो आर्ट्स काउंसिल से ताल्लुक़ था, टीवी से था, रेडियो से था, फिर वो मुझे रेडियो पे ले गए, टीवी पे ले गए, अलमरा ले गए, फिर वो मुझे उंगली पकड़ के हर जगह मुझे इंट्रोड्यूस कराया। वाह और शुरू हो गया। वाह वाह, हादिया भी हमारे साथ हैं जी। बिल्कुल हादिया, अब उन्होंने तो बता दिया कि वो किस तरह से एक्सीडेंटली, एक्चुअली वो म्यूजिक की इंडस्ट्री में आए थे, किस तरह से एक्सीडेंटली वो एक्टिंग की तरफ जो है वो आ गए। आपको म्यूजिक का शौक कैसे पैदा हुआ? जैसे मैंने बताया कि स्टार्ट वहीं से हुआ था। Competitions, जी बिल्कुल। उसके बाद जब बाबा ने देखा कि मेरी बच्चे के अंदर टैलेंट है, एक्चुअली मेरे बाबा जो है ना वो हर चीज़ में सपोर्टिव है, माशाल्लाह। ये नहीं कि सिर्फ म्यूजिक में। अच्छा, बेटियों को ना बाप ही बाप support की किया सप्राइज करता होती है, Right. बिल्कुल। हाँ तो और पढ़ाई में बेटों को माँ की। जी। हाँ, ये बिल्कुल ठीक बात है। बेटों को सारे उल्टे कामों में माएं साथ बेटों को देती खराब करने में माओ का हाथ होता है। तो देन बाबा ने फिर मुझे पूरी म्यूज़िक क्लासेस दिलवाई, यानी कि जो मेरे टीचर सर ज़ियाउल हक, मैंने अच्छा। पूरा क्लासिकल म्यूज़िक सीखा। वाह। 4, 5, 6 साल मैंने सीखा ही है। वाह। तो अच्छा। जब मेरी एकेडमी में ऑडिशन लेने आए थे जुल्फ़कार जब्बार खान, अच्छा। तब वो नेस्कैफे बेसमेंट सीज़न 5 के प्रोड्यूसर थे। तब मेरा सॉन्ग आया था सर सजाद अली का तस्वीर बना के। हाँ हाँ। तो वो रोने लग पड़े थे। तो उन्होंने तब एक बात की थी जो मुझे अभी तक याद है कि हादिया, मैं यहाँ कुछ और सोच के आया था बट अब मैं कुछ और करूँगा। तो फिर गाना पूरी दुनिया ने सुना। और अच्छा, जिनका आपने गाना बताया ना सजाद अली साहब, आपको जी। पता है इस बात का कि उन्होंने 9 साल की उम्र में मैडम Right. नूरजहां के सामने राग Right, गाया right, था right. पहली मरतबा, Right. और उनकी बड़ी तारीफ हुई थी मलका ऐसे तरन्नुम ही। नूरजहां की जानिब से। ऐसे खैर, अच्छा, तो आपको प्रॉब्लम्स क्या क्या आई इस फील्ड में? यानी जाहिर है वालिद साहब की सपोर्ट तो थी, लेकिन फिर भी पढ़ाई साथ लेके चलना, गाना भी साथ साथ सीखना बड़ा मुश्किल काम होता है। बिल्कुल पढ़ाई में शुरू में आई थी, लेकिन जब आप यूज टू हो जाते हो तो फिर पता लग जाता है कि कैसे हर चीज़ को मैनेज करना है। मैंने कैसे करना। Right. बिल्कुल। पहले बहुत मुश्किलात का आपको करना पड़ता है, लेकिन जिस मैं सैयद फैमिली से बिलोंग करती हूँ, माशाल्लाह। तो बड़े रिश्तेदारों ने भी कहा बाबा को, क्या आप लोगों ने म्यूजिक की तरफ लगा दिया बच्ची को, क्या ये गुनाह, ये ये stereotypes बहुत लेकिन problem बाबा जो करते थे हैं। मेरे, वो वही हमेशा से सपोर्टिव रहे। वो खुद लड़े, सिर्फ रिश्तेदार नहीं और बड़े लोग, दोस्त, हर तरह से उनको बहुत अच्छा, मुझे ना हादिया एक बात का यकीन है कि जो रिश्तेदार आप पर तनकीद करते होंगे ना, जब कोई फंक्शन होता होगा, वही फरमाइश करते होंगे आपसे गाने। अब बिल्कुल ठीक बाद बात में- है। नहीं बाद होगी कि में। हम हादिया हाशमी के ये लगते हैं या ये लगते हैं, जी। इंट्रोड्यूस भी करवाते होंगे खुद को बिल्कुल आपके नाम बिल्कुल से। बिल्कुल। मेरे जो कजन्स हैं वो कहते हैं कि ये जो है ना, ये हादिया हाशमी हमारी कजन है, हाँ, पहले नहीं बिल्कुल, कहती हाँ, थी। पहले तनकीद करने वाले बाद में ये होता राइट है। राइट राइट, ऐसे ही होता है। ऐसा ही जो है। अज़बा साहब, जब आपका सिलेक्शन हो गया, ऑडिशन हो रहे थे, उसके बाद जो पहला प्ले था या ड्रामा था या रेडियो की परफॉर्मेंस थी, कुछ भी था, जो पहला एक्सपीरियंस आपका, पहला तजुर्बा है, वो कैसा था? वो ये था कि मैं स्टेज पे गया, एक रोल था मीर साहब का, जो उर्दू नहीं बोलते बड़े, जी 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 जी। कराची या दिल्ली या वाले, लखनवी अंदाज में जी। वो उनकी लंडे बाजार में दुकान होती, वो एक गठरी खोलते हैं तो बीच में से एक मेम निकल आती है, अच्छा तो वो उनसे शादी कर लेते हैं मेम से, अच्छा और हनीमून के लिए चांद पे चले जाते हैं। अच्छा ड्रामे का नाम था चांद की सतह पर। अच्छा। तो वहाँ चांद गाड़ी से ऐसे निकलते हैं अच्छा, और बाहों में बाहें डाली हैं, स्टिक पकड़ी हुई है। तो वो हॉल में वो क्लैप हुई, उसके बाद मैं बोला तो मेरी आवाज़ बैठ गई। ओहो, घबराहट से? घबराहट सी अच्छा, अब लोग कहते हैं ओ ऊंची बोल, ओ ऊंची बोल, वो मेरे से ऊंची बोल, ऊंची बोल, वो ज़्यादा ऊंची कहें, मैं बोलूँ और नीचे। मैंने कहा ये आखिरी ड्रामा ही है, पहला और आखिरी। मैंने जिन्हें सोच लिया कि ये तड़पी मेरा काम नहीं। हाँ हाँ हाँ। अच्छा, मीन वाइल ना मुझे अब वो अल्लाह ने चलाना था काम, तो मुझे अब वहाँ लोग सिगरेट पी रहे हैं, तो मुझे खांसी मुझे करनी है, तो मैंने स्टिक के ऊपर ना ऐसे जोर देकर पिछली टांग ऐसे उठाई ना, तो क्रैप आ गई। अच्छा, मैंने कहा ले भाई, मैंने दूसरी दफ़ा फिर किया और फिर क्लैप आ गई। हाँ, हाँ। अब तो जनाब मैंने कहा जो बात भी कहो उछल के ही करो, वहीं से ये शुरुआत हुई थी? वहीं से उछलने पहले वाली। ड्रामे से ही हो गई। हाँ, वो अब आपकी बॉडी लैंग्वेज में वो नजर भी आती है। हाँ, वो वैसे ही शुरू हुई कि शुरू ही हो गई। जवाद साहब, जरा अगर आप हमें परफॉर्म करके दिखा देंगे किस तरह से आपने वो एक्ट किया उस टाइम पे। मैंने कहा था कि मुझे करना पड़ेगा। ये बच्ची मुझे उसने फरमाइश कर दी है। फरमाइश करेगी। माइक का हाँ, वो पॉकेट है, में ही है, पॉकेट में ही मैं यहीं से ज़्यादा ना करूँगा, वो ज़्यादा हुआ फिर तो बाहर निकल जाएगा। जाहिर हाँ है जी, जाहिर है। अब वो बेगम है, हाँ। मेम साहब, हाँ, उसका नाम,
माई डियर बेगम, इम्पोर्टेड क्वालिटी, जान की ये फजाए कसीफ आपकी मिजाज शरीफ पर कैसे अंदाज हो रही है। बहुत आला, बहुत आला, बहुत आला। बहुत आला। वो क्रैप शुरू हो गई, हाँ, हमें आदत पड़ गई कि डायलॉग के साथ बॉडी को मूव बिल्कुल। करना, बॉडी को हिलाना। फिर मेरे बाद कईयों ने फिर इसको कॉपी किया। फॉलो किया। बिल्कुल। जफरी खान साहब हैं, कैसर पिया, वो उन्होंने एक दफ़ा कसम खा के कि मैं जवाद साहब को फॉलो करता हूँ। वाह। हादिया, अभी उन्होंने हमें परफॉर्म करके दिखाया, वो जिस चीज़ के माहिर हैं उन्होंने हमें वो करके दिखाया। तो हम आपसे भी रिक्वेस्ट करेंगे, ईद का मौका है, खुशियों भरा मौका है, तो हम आपसे भी रिक्वेस्ट करेंगे कि आप जिस चीज़ में एक्सपर्ट हैं, आप हमें कोई प्यारा सा गाना सुना दें। ब्रेक में चूंकि हमने जाना है, हम चाहते हैं आपके गाने के साथ ब्रेक हो। बिल्कुल बिल्कुल। मैडम नूरजहां का सॉन्ग है, वाह। जब हो लीजिए लाना मेरा नाम। वाह वाह बिल्कुल बिल्कुल, वाह। आपकी इजाज़त से। नगमा बेगम और हबीब साहब पे पिक्चराइज हुआ है गाना, कमाल। ये माइक सायरा मसूद और ज़ीशान वली के साथ एक दफ़ा फिर ईद पुर नूर में खुशामदीद। बहुत शुक्रिया जी हमारे साथ रहने का। और ईद का दिन है तो हम खुशियों भरे इस दिन को आपके साथ शेयर कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, और हमारे मेहमान आ रहे हैं, जा रहे हैं, हम वहीं पर मौजूद हैं और आप भी हमारे साथ शामिल हैं। तो दो मेहमानों ने हमें ज्वाइन किया है ब्रेक के बाद, उनसे बात कर तारुफ करवाऊंगा। पहले मैं उन शख्सियत का जो कि इंतहाई मुनफरद अंदाज में लोगों को हंसाते हैं। हंसाना उतना मुश्किल काम है, यानी जितना रुलाना नहीं। रुलाना बड़ा आसान है, किसी को भी आप रुला सकते हैं किसी भी तरह से, लेकिन हंसाना इंतहाई मुश्किल काम, और ख़ास तौर पर अपनी हरकतों से ज़्यादा अपनी बातों से हंसाना, ये एक बड़ा दुश्वार काम है। ये मेरा ख्याल है जो भी इस फील्ड से वाबस्ता है उन लोगों को बखूबी इसका अंदाज़ा होगा। अरसा दराज से इस फील्ड में है, स्टेज किया, ड्रामास किए, फिल्में की, और उसके साथ साथ इनकी जो मुनफरद बात है, ये दीन और दुनिया को साथ साथ बड़े बैलेंस अंदाज में लेके चल रहे हैं। तो मैं इस बात से बड़ा मुतासिर हूँ। हमारे साथ मौजूद है जनाब जवाद वसीम साहब। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम। ईद मुबारक आपको। क्या मेरी उल्टी सीधे तारीफें कर रहे हैं। सच है, आपने मुझे पहले कह दिया था ना, जब समझा दिया था, सारा बोल दिया मैंने। कैसे मिजाज हैं? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। भाई ईद का मौका है, ये तो खुशी हुक्म है, खुश हो। खुश होने का आज जो मुंह मुसोरे ना, बिल्कुल ऐसा। उसको मारना चाहिए। वो जो एक महीना सब्र किया होता है उसका इनाम का दिन है। इलाम का दिन, कैसी अकल की बात की, हालांकि मुझे उम्मीद नहीं थी। बिल्कुल। नेक्स्ट इंट्रोड्यूस हमारी जी, दूसरी मैं- गेस्ट भी हमारे साथ मौजूद है, हादिया। हादिया हमारे साथ मौजूद है। हादिया बहुत अच्छा गाना गाती हैं और 8 साल की उम्र से गा रही हैं। बहुत खूबसूरत, बहुत सुरीली आवाज़ है हादिया की। हादिया, वेलकम टू आवर शो। थैंक यू सो मच, आपने टाइम निकाला ईद के दिन। सबसे पहले तो आपको ईद मुबारक। आपको भी बहुत ईद मुबारक, और सब देखने वालों को भी ईद मुबारक। अच्छा हादिया, जिस उम्र में बच्चे सुर से रो नहीं पाते, आपने सुर से गाना शुरू कर दिया 8 साल की उम्र में, पहला बिल्कुल, गाना। मैं 8 साल की थी जब मैंने स्टार्ट किया था। ये कैसे? किसी ने आपको इस तरफ रागिब किया या खुद आपको शौक था? पहले पहले तो मेरे स्कूल में कॉम्पिटिशन्स होते थे नातों के, तरानों के। हाँ। तो मैं वैसे ही ना बड़ी बच्ची थी उस तरह की, मुझे हर चीज़ में पार्टिसिपेट करना है। अच्छा। तो मैं उसमें भी पार्टिसिपेट कर लिया वाह। बगैर किसी तैयारी के। हाँ। एंड देन आई गॉट फर्स्ट पोजीशन में फर्स्ट कंपटीशन माशाल्लाह। विदाउट एनी प्रिपरेशन। मैंने सुना तुम रोती भी सुर में थी। कहते हैं लोग, वैसे कहते हैं लोग मुझे कहते हैं लोग, मैंने काफ़ी लोगों से सुना, वो कहते हैं हादिया तुम रोती भी सुर में, हंसती भी सुर में। अच्छा, ये गॉड गिफ्टेड होती है वसीम साहब? ज़्यादा ये चीज़ बिल्कुल क्योंकि- बिल्कुल जी। बिल्कुल 100%, क्योंकि मुझे अपना एक्सपीरियंस है ना। हाँ हाँ। मैं गुलूकार बनने आया था, अल्लाह अच्छा। अकबर। हो गई ना कॉमेडी, ओहो हो। और मैंने कुछ 3 साल गाना सीखा, वाह। बकायदा उस्ताद रखे, सीखा, बाजा, तबले, ये वो सारे करते कराते एंड पे पता लगा मुझे कौमी तराना भी नहीं आता सही तरीके से। ये गॉड गिफ्टेड है। तो आपको 3 साल लगे ये समझने में कि दिस इज नॉट योर कप ऑफ टी? मेरा ख्याल है आज भी मैं शायद सब नहीं समझ पा। ये गॉड गिफ्टेड नहीं, ये मौसीकी पर गिफ्ट है कि आपने गाना नहीं, आप मजा में आए, आप कॉमेडी में आए। बिल्कुल। भाई जी अल्लाह ने उधर लेके जाना था, हाँ हाँ हाँ। वरना ये आप जैसे इस फील्ड में चले, आपने जैसे कि बता दिया कि आप गाना सीखते भी रहे हैं, गाना गाना चाहते थे, तो ये आप अदाकारी की फील्ड में कैसे आ गए? असल में हमारे कॉलेज में ना, इस्लामिक कॉलेज रेलवे रोड में थे, म्यूजिक सोसाइटी। अच्छा। तो गाता तो मैं था ना क्लास में, इसको गा रहा हूँ, सुना रहा हूँ। वो कहते यार तू इतने गांदा रहना है, इतने सोसाइटी है, तो जाके दाखिला ला। हाँ हाँ। तो मुझे हैं, और कहने के आज दाखिला है उसके। अच्छा। मेरा तो खून ऐसे मैंने कहा कि बस ये प्रोफेसर क्लास ख़त्म करे सही। हाँ। भागा हो गया तो वाकई वहाँ लोग ऑडिशन दे रहे थे, अच्छा। तो मैं भी बैठ गया, तो मैंने गाना गाया, मैं सिलेक्ट हो गया। अल्लाह अकबर। और फीस थी उस वक्त 10 रुपये।
उस जमाने में? तो मेरे पास नहीं था। मैं क्या करूं, अब अब्बू को कहने से रहा कि जी वो मुझे 10 रुपए, तू की कॉलेज की फीस है, नहीं मैं क्या कहूँ आगे से। हाँ सही बात है। अब मैंने अम्मी से कहा, मैं कहा अम्मी अगर आज दाखिला ना हुआ यानी अगले दिन तो वो होगा ही नहीं। अम्मी ने पता नहीं कहाँ से करा के 10 रुपए दिए तो मैं दाखिल हो गया। माएँ ख्याल करती हैं ऐसे मौक़ों पर हमेशा। तो वो जनाब वहीं ना ड्रामा सोसाइटी भी उसी जगह थी। अच्छा अच्छा। तो वहाँ मुझे पता लगा कि ड्रामा होने वाला है कॉलेज में, तो वहाँ उसके भी ऑडिशन हो रहे हैं। तो 12 मुझे दोस्त ले गए, तो मैं तो शर्मा रहा था। उन्होंने कहा आगे आगे आगे। तो सूफी निसार अहमद साहब थे, ऑडिशन ले रहे थे, और एक और प्रोफेसर। अच्छा अच्छा। सूफी निसार साहब सूफी तबस्सुम साहब के बेटे। अच्छा अच्छा, गुलाम रोशन साहब के टोट बटोट वाले गुलाम डोट रोशन साहब, बटोट जी, वाला जी। इससे तुम बहुत पढ़े लिखे आदमी लगते हो। तो वहाँ जनाब मेरी सिलेक्शन हो गई और ड्रामा शुरू हो गया। और क्योंकि सूफी साहब जो थे वो आर्ट्स काउंसिल से ताल्लुक़ था, टीवी से था, रेडियो से था, फिर वो मुझे रेडियो पे ले गए, टीवी पे ले गए, अलमरा ले गए, फिर वो मुझे उंगली पकड़ के हर जगह मुझे इंट्रोड्यूस कराया वाह और शुरू हो गया। वाह वाह। हादिया भी हमारे साथ हैं जी। बिल्कुल हादिया, अब उन्होंने तो बता दिया कि वो किस तरह से एक्सीडेंटली, एक्चुअली वो म्यूजिक की इंडस्ट्री में आए थे, किस तरह से एक्सीडेंटली वो एक्टिंग की तरफ जो है वो आ गए। आपको म्यूजिक का शौक कैसे पैदा हुआ? जैसे मैंने बताया कि स्टार्ट वहीं से हुआ था। कॉम्पिटिशन्स। जी बिल्कुल। उसके बाद जब बाबा ने देखा कि मेरी बच्चे के अंदर टैलेंट है, एक्चुअली मेरे बाबा जो है ना वो हर चीज़ में सपोर्टिव है, माशाल्लाह। ये नहीं कि सिर्फ म्यूजिक अच्छा, में। बेटियों को ना बाप ही बाप सपोर्ट की किया सपोर्ट करता होती है, Right, बिल्कुल। right। हाँ तो और पढ़ाई बेटों को माँ की। जी। हाँ, ये बिल्कुल ठीक बात है। बेटों के सारे उल्टे कामों में माएं साथ बेटों को देती खराब हैं। करने में माओ का हाथ होता है। तो देन बाबा ने फिर मुझे पूरी म्यूज़िक क्लासेस दिलवाई, यानी कि जो मेरे टीचर सर ज़ियाउल हक, मैंने अच्छा। पूरा क्लासिकल म्यूज़िक सीखा। वाह। 4, 5, 6 साल मैंने सीखा ही है। वाह। तो अच्छा। जब मेरी एकेडमी में ऑडिशन लेने आए थे जुल्फ़कार जब्बार खान, अच्छा। तब वो नेस्कैफे बेसमेंट सीज़न 5 के प्रोड्यूसर थे। तब मेरा सॉन्ग आया था सर सजाद अली का तस्वीर बना के। हाँ हाँ। तो वो रोने लग पड़े थे। तो उन्होंने तब एक बात की थी जो मुझे अभी तक याद है कि हादिया मैं यहाँ कुछ और सोच के आया था बट अब मैं कुछ और करूँगा। तो फिर गाना पूरी दुनिया ने सुना। और अच्छा, जिनका आपने गाना बताया ना सजाद अली साहब, आपको जी, पता है इस बात का कि उन्होंने 9 साल की उम्र में मैडम Right. नूरजहां के सामने राग Right, गाया right, था right. पहली मरतबा, Right. और उनकी बड़ी तारीफ हुई थी मलका ऐसे तरन्नुम ही। नूरजहां की जानिब से। ऐसे खैर, अच्छा, तो आपको प्रॉब्लम्स क्या क्या आई इस फील्ड में? यानी जाहिर है वालिद साहब की सपोर्ट तो थी, लेकिन फिर भी पढ़ाई साथ लेके चलना, गाना भी साथ साथ सीखना बड़ा मुश्किल काम होता है। बिल्कुल पढ़ाई में शुरू में आई थी, लेकिन जब आप यूज टू हो जाते हो तो फिर पता लग जाता है कि कैसे हर चीज़ को मैनेज करना है। मैनेज कैसे करना। राइट। बिल्कुल। पहले बहुत मुश्किलात का आपको करना पड़ता है, लेकिन जिस मैं सैयद फैमिली से बिलोंग करती हूँ, माशाल्लाह। तो बड़े रिश्तेदारों ने भी कहा बाबा को, क्या आप लोगों ने म्यूजिक की तरफ लगा दिया बच्ची को, क्या ये गुनाह, ये ये stereotypes बहुत लेकिन problem बाबा जो करते थे हैं। मेरे वो वही हमेशा से सपोर्टिव रहे। वो खुद लड़े, सिर्फ रिश्तेदार नहीं और बड़े लोग, दोस्त, हर तरह से उनको बहुत अच्छा, मुझे ना हादी एक बात का यकीन है कि जो रिश्तेदार आप पर तनकीद करते होंगे ना, जब कोई फंक्शन होता होगा वही फरमाइश करते होंगे आपसे गाने। अब बिल्कुल ठीक बात बात नहीं है। होगी कि हम हादिया हाशमी के ये लगते हैं या ये लगते हैं, इंट्रोड्यूस भी करवाते होंगे खुद को बिल्कुल आपके नाम बिल्कुल से। बिल्कुल। मेरे जो कजन्स हैं वो कहते हैं कि ये जो है ना कि हादिया हाशमी हमारी कजन है, हाँ, पहले नहीं बिल्कुल, कहती हाँ, थी। पहले तनकीद करने वाले बाद में ये होता राइट है। राइट ऐसे ही होता है। ऐसा ही जो है। अज़मा साहब, जब आपका सिलेक्शन हो गया, ऑडिशन हो रहे थे, उसके बाद जो पहला प्ले था या ड्रामा था या रेडियो की परफॉर्मेंस थी, कुछ भी था, जो पहला एक्सपीरियंस आपका, पहला तजुर्बा है, वो कैसा था? वो ये था कि मैं स्टेज पे गया, एक रोल था मीर साहब का, जो उर्दू नहीं बोलते बड़े, जी 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 जी। कराची या दिल्ली या वाले, लखनवी अंदाज में जी। वो उनकी लंडे बाजार में दुकान होती, वो एक गठरी खोलते हैं तो बीच में से एक मेम निकल आती है, अच्छा तो वो उनसे शादी कर लेते हैं मेम से, अच्छा और हनीमून के लिए चांद पे चले जाते हैं। अच्छा ड्रामे का नाम था चांद की सतह पर। अच्छा। तो वहाँ चांद गाड़ी से ऐसे निकलते हैं अच्छा। और बाहों में बाहें डाली हैं, स्टिक पकड़ी हुई है। तो वो हॉल में वो क्लैप हुई, उसके बाद मैं बोला तो मेरी आवाज़ बैठ गई। ओहो, घबराहट से? घबराहट सी अच्छा, अब लोग कहते हैं ऊंची बोल, ऊंची बोल, वो मेरे से ऊंची बोल, ऊंची बोल, वो ज़्यादा ऊंची कहें, मैं बोलूँ और नीचे। मैंने कहा ये आखिरी ड्रामा ही है, पहला और आखिरी। मैंने तुझे सोच लिया कि ये तड़पी मेरा काम नहीं। अच्छा, मीन वाइल ना मुझे अब वो अल्लाह ने चलाना था काम,
तो मुझे अब वहाँ लोग सिगरेट पी रहे हैं, तो मुझे खांसी मुझे करनी है, तो मैंने स्टिक के ऊपर ना ऐसे जोर देकर पिछली टांग ऐसे ही उठाई ना तो क्रैप आ गई। अच्छा, मैंने कहा ले भाई, मैंने दूसरी दफ़ा फिर किया और फिर क्रैप आ गई। हाँ, अब तो जनाब मैंने कहा जो बात भी कहो उछल के ही करो, वहीं से ये शुरुआत हुई थी, वहीं से उछलने पहले वाली। ड्रामे से ही हो गई। हाँ, वो अब आपकी बॉडी लैंग्वेज में वो नजर भी आती है। हाँ, वो वैसे ही शुरू हुई कि शुरू ही हो गई। जवाद साहब, जरा अगर आप हमें परफॉर्म करके दिखा देंगे किस तरह से आपने वो एक्ट किया उस टाइम पे। मैंने कहा था कि मुझे करना पड़ेगा। ये बच्ची मुझे उसने फरमाइश कर दी है। फरमाइश करेगी। माइक हाँ वो पॉकेट है, में ही है, पॉकेट में ही मैं यहीं से ज़्यादा ना करूँगा, वो ज़्यादा हुआ फिर तो बाहर निकल जाएगा। जाहिर हाँ है, जी, जाहिर है। अब वो बेगम है, हाँ। मेम साहब, हाँ, उसका नाम माई डियर बेगम, इम्पोर्टेड क्वालिटी, चांद की ये फजाए कसीफ आपकी मिजाज शरीफ पर कैसे अंदाज हो रही है। बहुत आला, बहुत आला, बहुत आला। बहुत आला। वो क्रैप शुरू हो गई। हाँ, हमें आदत पड़ गई कि डायलॉग के साथ बॉडी को मूव बिल्कुल। करना, बॉडी को हिलाना। फिर मेरे बाद कईयों ने फिर इसको कॉपी किया। फॉलो किया। बिल्कुल। जफरी खान साहब हैं, कैसर पिया, वो उन्होंने एक दफ़ा कसम खा के कि मैं जवाद साहब को फॉलो करता हूँ। वाह। हादिया, अभी उन्होंने हमें परफॉर्म करके दिखाया, वो जिस चीज़ के माहिर हैं उन्होंने हमें वो करके दिखाया। सायरा मसूद और ज़िशान मलिक के साथ ईद पुर नूर में एक दफ़ा फिर खुशामदीद। ईद की मीठी मीठी खुशियों को और मीठा बनाने के लिए हम अपनी खुसूसी ट्रांसमिशन में आपके साथ मौजूद हैं। बहुत उम्मीद करते हैं कि आपकी ईद बहुत ही नफीस गुजर रही होगी, बहुत अच्छी गुजर रही होगी और जो खुशियां बांटने का सिलसिला है वो उसी तरह जारी रहे। बिल्कुल। मेहमान हमारे साथ मजीद आए हैं, तारुफ करवा दूं। कहा जाता है कि मियाँ बीवी गाड़ी के दो पहिए होते हैं, अगर ये दोनों पहिए एक ही कंपनी के हो जाएं तो क्या ही बात और अगर एक ही प्रोफेशन से दोनों मियाँ बीवी हों तो ज़िंदगी बड़ी खुशगवार हो बैलेंस जाती गुजरती है, है। बैलेंस गुजरती है। मैं इसलिए ये बात जानता हूँ कि मेरे घर में भी ऐसे ही मामला है। तो बहरहाल मैं तारुफ करवाता हूँ मेहमानों का। हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अकरम साहब और उनकी अहलिया डॉक्टर शहला अकरम साहिबा। मैं पहले इनके बारे में बता दूं आपको कि डॉक्टर शहला साहिबा की जो इनफरादियत है वो ये है कि एक तो ये इसके अलावा बिजनेसेस भी कर रही हैं, न्यूट्रिशनिस्ट भी हैं, ये वुमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स की ये बानी भी हैं। और प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अकरम साहब के बारे में बताऊं कि ये प्रेसिडेंट पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ इंटरनल मेडिसिन भी हैं, प्रेसिडेंट पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ नोवेल एंड रेयर डिजीज़ भी हैं और उसके साथ साथ ये इंटरनेशनल एडवाइज़र भी हैं। इतना कुछ कर रहे हैं माशाल्लाह और उसके अलावा फलाही काम भी कर रहे हैं। पहले तो अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम ईद अस्सलाम। मुबारक आपको बहुत। आपको ईद मुबारक। थैंक यू सो मेरी मच। तरफ से भी आप दोनों को बहुत बहुत ईद मुबारक। और तीसरे मेहमान का भी तारुफ करवा देते हैं। हमारे साथ वर्दा सिकंदर साहिबा हैं, ये भी न्यूट्रिशनिस्ट हैं और दो न्यूट्रिशनिस्ट जो हैं एक साथ बैठ गए हैं और इसके साथ साथ CEO हैं जी होलिस्टिक कॉर्पोरेट वेलनेस की, अगर मैं सही प्रोनाउंस कर सका हूँ इसको। आपको बहुत खुश आमदीद जी। थैंक यू सो मच जी, बहुत बहुत ईद मुबारक। आपको भी बहुत ईद शुक्रिया। मुबारक बेटा। डॉक्टर साहब आप बताइएगा ईद का जो त्यौहार है कैसे मनाते हैं और ख़ास तौर पर एक ही फील्ड में होना किस हद तक असर डालता है किसी भी त्यौहार या किसी भी जो आपके फंक्शंस होते हैं, कहीं आपने जाना होता है, तकरीब में जाना होता है, कोई इससे फ़र्क पड़ता है, मुस्बत फ़र्क पड़ता है या फिर मनफी पड़ता है? जो आपने ज़ीशान बात की कि पहिए होते हैं, पहिए तो वाकई हैं, लेकिन उसमें एक चीज़ ऐड कर लें जी जी कि वो एक ही साइज़ की होनी चाहिए। ट्रैक्टर के नहीं होना चाहिए। अगर साइज़ छोटा बड़ा हो गया तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। एनी हाउ ईद का दिन है और मिलने मिलाने का दिन जी। है, जाहिर है खुशी का दिन है। जो सारा ने कहा मीठी ईद, इस पे मुझे थोड़ा सा ऑब्जेक्शन है कि मैं नहीं चाहूँगा कि लोगों को ये मीठी ईद कहा जाए, क्योंकि मीठा खा खा के आगे पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किया हुआ है हमने। डॉक्टर साहब देखें, पाकिस्तान को हम कहते हैं जब हम जाते हैं इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस पे, हाँ। तो कहते हैं यू आर फ्रॉम पाकिस्तान, बिल्ला लगा होता है ना, हाँ जी। तो कहते हैं यस, तो कहते हैं वो दैट इज़ वर्ल्ड कैपिटल ऑफ डायबिटीज़, यानी दारुल खिलाफा है शुगर की Obesity बीमारी बहुत का। ज़्यादा है। इतनी तेज़ी से शुगर किसी भी दुनिया के खित्ते में कभी नहीं बढ़ी जितनी तेज़ी से पाकिस्तान में बढ़ी है। जी। अब ये हालात हैं कि हर तीसरे पाकिस्तानी को शुगर है। अब इमेजिन कर लें, हम गरीब मुल्क हैं हाँ। और ये बहुत महंगी बीमारी है, तो इसलिए खुदारा ये जो मीठी ईद कहना है ना,
ये छोड़ दें, लेकिन खुशियों डॉक्टर साहब, वाली ईद ईद कहें के तो दिन ज़्यादा एक अच्छा दिन तो रियायत दे देना। अब आप सारे नाजरीन को कहें कि साल के 364 दिन नहीं खाना मीठा, ईद के दिन तो ये मिठास की सवैयों साल के बगैर, 264 खीर दिन खुरमे के खाएंगे बगैर कैसे पाकिस्तानी, और शायद रोज़ों में भी किसी ने सिगरेट छोड़ी हैं तो कल आज फिर शुरू हो गई है, डब्बियाँ खुल गई हैं, बोतलें खुल गई सर हैं। अक्सरियत रोजा खोलने के बाद सबसे पहले कश लगाते हैं। हाँ, तो सिगरेट यही तो मैं पीते कह रहा हूँ कि इतना अच्छा मज़हब, अल्लाह ताला ने इतनी बड़ी ब्लेसिंग दी है रमज़ान हमें, और रमज़ान है ही इसीलिए कि हम ट्रांसफॉर्म करें लाइफ्स, कि हमें एक अल्लाह ताला ने मौका दिया है कि अपनी ज़िंदगी को बेहतरी की तरफ ले जाएं, रूहानी भी और जिस्मानी भी। लेकिन इट्स सो अनफॉर्चुनेट कि हमारे रमज़ान में हमारे ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है, शुगर भी बढ़ जाती है, वज़न भी बढ़ जाता है, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, क्योंकि समोसे पकौड़े दही बल्ले के बगैर तो कोई कंसेप्ट ही नहीं है, या लाल शरबत के बगैर तो सोचा ही नहीं जा सकता। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये जो मीठा हम कहते हैं ना, तो ये बच्चे इतने इंस्पायर होते हैं, वो समझते हैं कि हम जो मर्जी चॉकलेट वॉकलेट हमें खुली छुट्टी है, तो वो फिर इट इज़ शुगर जो है शैला साहिबा, आप ईद के आज दिन तो ये भी जलेबी खा कर आए हैं। अच्छा, मैं पूछती शैला साहिबा, आप 6 लोग साल में एक दफ़ा ही खाई है। फिर दोनों ईद पर क्या हम जैसे हम शीर खुरमा खा के सवैयां खा के ईद का आगाज करते हैं, आप लोग सैलेड तो नहीं खाते? नहीं, क्या नहीं, खाते हैं ईद वाले हम भी दिन? यही खाते हैं, ऐसी बात नहीं है। अच्छा, लेकिन देखिए, एक तो है कि बिल्कुल ही 100% क्रॉस, 100% क्रॉस तो हम भी नहीं लगाते। हाँ, लेकिन ये है कि जैसे जिसमें अवॉइड हो सकता है, शरबत नहीं लेते, चाय में चीनी नहीं लेते, एंड सो मेनी थिंग्स। और अगर ये एक त्यौहार की है, एक रूटीन है कि हम सवैयाँ खाते हैं, सवैयों में चीनी नहीं डालते, यू नो दिस सॉर्ट ऑफ थिंग। अगर कोई बहुत ही जैसे मैंने बताया अभी मजाक में कह रही थी कि भाई जलेबी अगर रमज़ान में एक दिन आ गई तो वो चखेंगे ज़रूर। सो नो इज दिस सॉर्ट ऑफ थिंग, लेकिन उसको लिमिटेड बहुत रखा हुआ है। अच्छा, आपके न्यूट्रिशनिस्ट होने का फायदा बड़ा है कि उनको भी सारी अवेयरनेस है खाने पीने हाँ में, कौन सी जी। चीज़ कहीं क्या करनी इतनी चाहिए, बैलेंस होनी चाहिए। माशाल्लाह, हाँ जी, माशाल्लाह। जी। आप बताएं वर्दा, आप जैसे कि डॉक्टर साहब ने बड़ी मुफीद बात कही है कि एक तो ये कि पहली बात तो ये कि खाना पीना जो है कायदे के साथ होना चाहिए। हम जो है बेकायदगी से खाते हैं, जिसका असर जो है हमारे जिस्म पर होता है, नज़र आ रहा होता है, और सेहत पर भी होता है। आपका जो जिसके आप CEO हैं, इस इदारे के बारे में बताइएगा, और दूसरा ये कि क्या अवेयरनेस आप देते हैं इस सिलसिले में? अच्छा, मेरा जो इदारा है वो ख़ास तौर पे वेलनेस पे काम करता है, हॉलिस्टिक कॉर्पोरेट वेलनेस। मैंने देखा कि क्लिनिकली बहुत सारे लोग होते हैं जो क्लिनिक तक नहीं पहुंच पाते। ख़ास तौर पे अगर मैं बात करूं, कॉर्पोरेट सेक्टर जितना है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, वो क्या होता है कि पूरा दिन दफ्तर में काम किए, उसके बाद बड़ा मुश्किल होता है कि वो हॉस्पिटल्स तक पहुंच सकें। तो अब आपने देखे कि मुख्तलिफ हेल्थ इंश्योरेंस पे तो बहुत काम हो रहा है, लेकिन मेरा जो इदारा है इसमें ख़ास तौर पे हम प्रिवेंटिव मेडिसिन इदारों को प्रोवाइड करते हैं। कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक इदारा है और उस कंपनी के अंदर 100 एम्प्लॉय है, तो हम उस 100 एम्प्लॉय की हेल्थ असेस करते हैं और उधर मुख्तलिफ अवेयरनेस सेशंस दिए जाते हैं, उनको बाय मशीन्स कैंप लगाए जाते हैं और बताया जाता है कि आपका इदारा जो है उसके अंदर इतने लोग हैं जो मोटापे के शिकार हैं, इतने लोग शुगर के शिकार हैं, तो बजाय जो आपने मरने के बाद उन्हें इंश्योरेंस देनी है उससे बेहतर है कि आप उन्हें इलाज मुहैया करें। तो इसी तरह 2025 में मैंने कोई 100 प्लस गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, जिसमें मैं बड़े बड़े इदारों का नाम लूँ तो उसमें पंजाब पुलिस, एयरफोर्स और डिफरेंट कॉर्पोरेट सेक्टर्स शामिल थे, तो जिनमें हमने प्रिवेंटिव मेडिसिन जो है उसको प्रमोट किया, ताकि जब आपका इदारा सेहतमंद होगा तो ऑटोमेटिकली प्रोडक्टिविटी, इकोनॉमी, ग्रॉस रेट, हर चीज़ जो है उधर सेहत भी होगी और हमारी मुल्क की मौशत ऑटोमेटिकली इम्प्रूव होगी। बिल्कुल बिल्कुल, प्रिवेंशन की तरफ जाना चाहिए रादर देन दिस के जब कोई डिजीज हो जाए तो फिर आप उसका इलाज करें। असल में हमारे यहाँ मसला ये है कि हम वेट करते हैं, हमें शुगर हो, हाँ, हमें मसला ज्यादा खराब हो हमें तो हार्ट फिर भागें अटैक हो, emergencies हमें में। ब्लड प्रेशर हो। जिस अब मेरा ख्याल है डॉक्टर साहब भी मेरे साथ इत्तेफाक करेंगे, लोग ईद पे 3 दिन तैयारी करते हैं कि हमने 3 दिन इतना खाना कि चौथे दिन हमारा ट्रिप हॉस्पिटल जरूर वो हॉस्पिटल पहुंच के कहते हैं चंगा भली रात थी गोश्त ही खादा सी और ते कुछ नहीं खाता तो पता नहीं की हो गया ईद दा चंगा भला दिन जो है वो ले आए। चंगा भला हंसदा खेड़ता सी। मैं ऐड करूँगी बात कि जब मेरे पास पेशेंट्स टाइम लेते हैं ना, तो कोई वेटिंग टाइम तो हर कंसल्टेंट का ही होता है, तो मेरा भी कोई 3-4 दिन का इस तरह वेटिंग टाइम चलता है। तो वो पेशेंट आके मुझे कहता है कि जी मुझे जब टाइम मिला आपसे तो मैंने आज खूब 3 दिन खूब खाया है। अच्छा इसलिए कि अब मैंने डाइटिंग करनी है। ये जो कॉन्सेप्ट है ना,
कि जी हम जाएंगे और फिर डाइट करेंगे और फिर उसके बाद पतले होके फिर हम खाएंगे, ये कॉन्सेप्ट पे मैं बहुत काम करती हूँ। आई बिलीव मोर इन लाइफस्टाइल मैनेजमेंट देन जस्ट गिविंग देम पर्चा कि जी ये खाओ और ये छोड़ो जी, ये दिस इज नॉट माय डोमेन। हाँ बिल्कुल बैलेंस तरीके से आप चले ताकि आप लाइफस्टाइल चेंजेस आई करें। ट्राई कि उनकी ना पूरी उनको अंडरस्टैंडिंग हो कि लाइफस्टाइल मैनेजमेंट क्या होती है, और उनको मैं हमेशा ये कहती हूँ कि ये मेरे सामने ना आके कहा करो कि आज मैं डाइटिंग पर हूँ और बस हफ्ते के लिए हूँ, उसके बाद मैं खाऊंगी। चलें जी, आज ईद के दिन हमारे जो है डॉक्टर्स के सारा पैनल हमारे साथ मौजूद है, तो इसलिए आपने ईद पर ध्यान से खाना है, क्या क्या नहीं खाना है ये हम आपको ब्रेक से वापस आकर भी बताएंगे, तो भी हमारे साथ ही रहेगा। ईदपुर नूर में एक बार फिर आपको खुश आमदेद कहते हैं। मेहमानों से गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अकरम साहब और डॉक्टर शहला अकरम साहिबा और वर्दा भी हमारे साथ मौजूद है, वर्दा सिकंदर। तो डॉक्टर साहब आपकी तरफ आऊँगा मैं। सर मेरे एक जानने वाले हैं डॉक्टर साहब हैं, वो अक्सर जब उन्होंने घर से कोई बंक मारना होता था तो वो कहते थे यार ऑपरेशन आ गया फ़लाँ या फ़लाँ मरीज़ आ गया है, मैं उसको डील कर रहा हूँ। आप तो अपनी जवानी में ऐसे को बहाने कर ही नहीं सकते होंगे क्योंकि वो भी डॉक्टर है। तब क्या करते थे आप? नहीं बहाने क्या करने हैं, मतलब आई थिंक जो मैरिज है दैट इज़, इसकी जो सक्सेस फैक्टर है दैट इज़ अंडरस्टैंडिंग। ट्रू कि अगर जैसे आपने कहा कि दो पहिए हैं, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है इट्स एन इंस्टीट्यूट और दोनों पार्टीज़ को इन्वेस्ट करना पड़ता है। एक दो बिल्कुल डिफरेंट लोगों इकट्ठे हो जाते हैं, अल्लाह का नाम आ जाता सही है, बात है। देन उस पे आई थिंक द बेस जो सबसे बड़ी एक चीज़ है वो है ट्रस्ट। अगर उस रिश्ते किसी में भी आप ट्रस्ट निकाल दें वो रिश्ता नहीं रहता, वो सज़ा बन जाती है। अगर ट्रस्ट किसी भी पे, माँ बाप का हो चाहे बहन भाई बीवी मियाँ का, और अल्लाह के साथ जो हमारा रिश्ता है वो तो 100% ट्रस्ट बेस्ड है। हमने अभी भूखे रहे 1 महीना, हमने अल्लाह के अपने पैसे भी दिए अल्लाह की खातिर, हम जान भी देने के लिए तैयार हैं, जान देने के लिए तैयार हैं, और हो रहा है ये। लेकिन अल्लाह को किसी ने देखा तो नहीं है, फिर भी हो रहा है, तो क्या है? ट्रस्ट ही है ना। तो ट्रस्ट की एक अक्स आ जाना इसी तरह रिश्तों में, वो रिश्ते सक्सेसफुल हो जाते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर साहब होता ये है कि नॉर्मली तो सारे शौहर किसी भी शोबा है ज़िंदगी से आपका ताल्लुक हो, आप पॉलिटिशियन हो, आप डॉक्टर हो, आप फौज में हो, जो भी हो, ईद के दिन बेगम को शॉपिंग कराने का रिवाज तो होता ही है, चूड़ियाँ दिलाना, सूट दिलाना। अब भाभी चूंकि उनका कपड़ों का अपना ब्रांड है तो आप तो फिर इस हवाले से एग्जेम्पशन मिल जाती होगी। मुझे ये नहीं समझ लगती कि ये क्यों है कि बीवी को शॉपिंग करानी है, वाई नॉट कि बीवी मियाँ को कराए। नहीं देखें, अगर इक्वालिटी है तो इक्वालिटी इसी है। मैं अभी रास्ते में शैला से बात कर रहा था कि मैं भी पेशेंट्स ही देख रहा था अभी, तो एक पाकिस्तान में बहुत बड़ी एक वाकई मैं आपको बताऊं वर्किंग वुमेन के साथ, क्योंकि ये तो प्रमोट करती है ना वर्किंग वुमेन, और पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली वर्किंग वुमेन हैं ही बहुत कम। और उसकी वजह ये है कि किसी का ससुर नहीं काम करने देता, बीवी का किसी औरत का किसी का मियाँ नहीं करने देता, और उसकी एक परसेप्शन ये वो देते हैं कि, क्योंकि एक स्टडी मैंने की हुई है इनके साथ मिलके की हुई है कि जो डॉक्टर्स बनती हैं, देखें जब क्योंकि ओपन हो गया ना मेरिट, तो मैं कई मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल रहा हूँ, वाइस चांसलर रहा हूँ, UHS के भी। तो हुआ UHS का भी रहा हूँ, तो 70% लड़कियाँ हैं जो डॉक्टर। लेकिन अच्छी चीज़ है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था कि ये बायस नहीं होना चाहिए, कि पहले जब हम पढ़ते थे मैं और ये, तो सिर्फ 12 लड़कियाँ होती थी, 350 लड़के थे किंग एडवर्ड में। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट का उस वक्त डिसीजन आया कि जी ये बायस छोड़ दें, इक्वलिटी रखें कि जो भी ज़्यादा पढ़े उसको। तो हुआ ये कि वी वर फ्लडेड विद गर्ल्स, चलें वो पढ़ती ज़्यादा है, उनका हक है, लेकिन इतना एक डॉक्टर बनने पे 1.25 करोड़ रुपया गवर्नमेंट का लगता है, मेरा लगता है टैक्स पेयर मनी। उसके बाद वो 80% तो काम नहीं करती। अच्छा, उनसे जब पूछा कि बीबी तू क्यों नहीं काम करती, इसी स्टडी में पूछा, तो उन्होंने उनमें से 60% ने कहा हम काम करना चाहती हैं, 50-40 ने कहा खुद नहीं। उनसे कहा क्यों नहीं काम फिर करती हैं अगर आप काम करना चाहती हैं? उन्होंने कहा मेरा हस्बैंड नहीं करने देता, मेरा ससुर नहीं करने देता, सास नहीं करने देती, ये इस तरह के चीज़। फिर हमने सास ससुर से पूछा कि आपको क्या तकलीफ़ है भाई, उनके काम करने के इतनी मेहनत की, उनके माँ बाप ने इतनी दुआ की, इतने पैसे लगे, यहाँ माँ बाप के लगे या गवर्नमेंट के लगे, ठीक है। और डॉक्टर्स की ज़रूरत है हमारे माशरे को, पूरी दुनिया में ज़रूरत है डॉक्टर्स की,
बहुत बड़ा एक नोबल प्रोफेशन है। उन्होंने कहा जी कि ये चली जाएगी अस्पताल, मियाँ चला जाएगा बैंक, तो बच्चों का कौन ख्याल रखेगा। सो परसेप्शन इन आवर कंट्री इज कि इफ़ यू आर ए वर्किंग वुमन यू आर लेस ऑफ ए मदर। तो हमने ये किया कि गांव-गांव गए, शहर शहर गए, मस्जिद को लिया, उसके एवरी 5th हाउस होल्ड में गए सेंट्रीफ्यूगली, और हमने बच्चों की परवरिश देखी, उनकी एजुकेशन देखी, मियाँ की एजुकेशन देखी, मियाँ की परवरिश देखी। इंटरेस्टिंगली सारी चीज़ें ये कंक्लूड हमने किया कि ये जो वर्किंग वुमेन हैं वो जल्दी भी उठती हैं, उनका टेलीफोन का बिल कम आता है, उनका कमेटी पार्टी नहीं होती, और वो बच्चों की बेहतर परवरिश कर रही हैं। और पैसा क्योंकि ज़्यादा आ रहा है, वर्किंग वुमेन और हस्बैंड ला रहा है, तो वो एजुकेट भी ज़्यादा बेहतर हो रहे हैं बच्चे, और उनकी न्यूट्रिशन भी ज़्यादा बेहतर है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली perceptions are stronger than reality in a primitive society like पाकिस्तान। तो वो अभी भी यही है अनफॉर्चुनेटली। तो मैं ये समझता हूँ कि जो हमारी बच्चियाँ हैं इन बहुत काबिल हैं, ज़ाहिर है वो दे स्कोर मोर मार्क्स इन FSC एंड O लेवल A लेवल, तो उनको हमें प्रमोट करना चाहिए, उनसे काम लेना चाहिए बजाय। और इसमें दीन का कोई तल्लक नहीं है, दीन में तो हमारी सहाबा किराम, हमारी जो माएँ थी हमारी, अल्लाह ताला रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम, आयशा, हज़रत खदीजा, इतनी बड़ी ताजरा थी। जब हुज़ूर के साथ शादी हुई तो शी वाज वन ऑफ द लीडिंग ट्रेडर, काफ़िले आते थे उनके और सारे कुछ होता था, और उनके इतनी, तो ये तो देखें जब दीन में भी इजाज़त है, हमारे माशरे को थोड़ा चेंज होना है कि सिर्फ डॉक्टर इसलिए नहीं बनाना माँ बाप ने बच्ची को कि जी शादी हो जाएगी इसकी, तो शादी वैसे भी हो जाएगी। डॉक्टर साहब कर रहे हैं आपकी, आप जैसे गुफ्तगू हो रही थी, हमारी बात हो रही थी, आपने जो एग्जाम्स दिए थे वो शादी के बाद दिए थे, कितना ताबून रहा डॉक्टर साहब की तरफ से आपकी उसके बाद की ज़िंदगी में, बच्चों की परवरिश में किस हद तक ताबून किया? यानी डॉक्टर साहब के ताबून की मुझे ज़रूरत नहीं थी, बिकॉज ये खुद हाउस जॉब में फंसे हुए थे और उस हाउस जॉब में तब, अब तो खैर थोड़ा सा आपको पता है ह्यूमनली पॉसिबल है इस वक्त हाउस जॉब, बिकॉज वो आई थिंक 8 आवर्स की रिस्ट्रिक्शन है कि 12 घंटे किस तरह है। तब ये था कि 24 आवर्स ड्यूटी होती थी, पुरानी बात कर रही हूँ। अच्छा। इट वाज हाउस जॉब, देन इट वाज वेरी टफ, मतलब दे कांट कम होम, बहुत टफ हमने हमारे ज़माने में था, जिहाद था वो तो फिर बहुत टफ। तो ये तो अपने हाउस जॉब में थे, तो मुझे तो ये हार्डली ना इनको पता था मैं क्या पढ़ रही हूँ, ना मुझे पता था ये क्या कर रहे हैं। हम अपनी पढ़ाई में थे, ये अपने हाउस जॉब में थे। हाउस जॉब तो पढ़ाई से ज़्यादा सख्त था तब। अच्छा। सो मुझे कोई इतना टैक्सिंग नहीं लगा, ऐसा इट वाज नॉट दैट। डॉक्टर साहब इस तरह से भी सर कह रहे थे कि ऐसा क्यों है कि सिर्फ मर्द ही जो है वो खवातीन को शॉपिंग करवाएं। आप बीइंग अ वाइफ इस बात से एग्री करते हैं कि मतलब ऐसे ठीक है कि खवातीन जो है वो शॉपिंग कराएं, मर्द ना कराएं? मतलब बीवी का तो अंदर से दिल यही होता है ना। गिफ्ट देखिए, तोहफा देना तो एक बहुत ही इट्स अ टोकन ऑफ लव व्हिच आई बिलीव। तो ये तो हम एक दूसरे को देना भी चाहिए। ये मर्द और औरत की कोई डिफ्रेंशिएशन इसमें नहीं है, मियाँ बीवी की भी कोई नहीं है, बहन भाई को भी देना चाहिए। मैं अपने मियाँ को देती हूँ, वो मुझे देते हैं। और इसमें भी ये भी नहीं कि मेरा ब्रांड, अगर हमारा ब्रांड है तो हम कहीं और नहीं जाएंगे, हम हर जगह पर इनको, मतलब वी आर लाइक ओपन एंड हमें गिफ्ट देना बड़ा अच्छा लगता है, एक दूसरे को गिफ्ट देना और दूसरों को भी गिफ्ट देना। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। आई बिलीव इन दैट। वर्दा भी हमारे साथ है, काफ़ी देर से खामोश है। जी जी जी। वर्दा ये बताइएगा, आप ईद के हवाले से हम बात कर लेते हैं। मीठे का तो हमने वैसे ही क्रॉस लगा दिया है, आज न्यूट्रिशनिस्ट आए हैं ना, तो आज ईद पे मीठा नहीं होगा। वैसे ईद पे आप की क्या रूटीन होती है? रिश्तेदारों से मिलना मिलाना और ईद लेना ज़्यादा पसंद है, या अब ईद देने का वक्त आ गया हुआ है, वो दौर आ गया हुआ है? जरा कुछ बताइएगा अपने बचपन की आपकी ईद से क्या? जी, बचपन की अगर ईद से मैं कंपेयर करूं, सबसे मज़ेदार बात ये होती है कि ईद जो है वो मंडी भावद्दीन में जो है वो गुजारी जाती है। और ईद जो है वो हम लोग अपने रिचुअली जो आबाई हवेली है अभी तक मेरे दादा के टाइम की, हम सारे कज़न सब लोग वहाँ इकट्ठे होते हैं। और मैं अभी भी बिलीव करती हूँ अम्मा अब्बा से ईद लेने पे। हाँ, और चाहे हम जितना भी अर्न करें हैं, लेकिन वो जो अम्मा अब्बा से ईद लेने का मज़ा है वो तो अच्छा। सिबलिंग्स में होता है कि हम लोग अब होता है कि तुमने मुझे ईद पे ये गिफ्ट करना है, तुमने मुझे ईद पे। तो ईद एक ऐसा त्यौहार है जिसपे जैसे मिस शैला ने भी अभी बात की, तो इट्स टोकन ऑफ लव।
आप मोहब्बत को एक्सप्रेस करते हैं, चाहे वो सिबलिंग्स की सूरत में है, पेरेंट्स की सूरत में है, पार्टनर की सूरत में है, तो हम पूरी कोशिश करते हैं। अभी देखिएगा कि मैं वापसी पे जो है इनसे भी ईदी लेके जाऊंगी। मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है बच्चा ने तो सेटिंग कर ली है ईद की। डॉक्टर साहब आप बताएं, मिस आप भी, कि बचपन की ईद जैसे आपको याद होगा आपके ज़माने में जिस तरह से ईद थी, अब ईद का ना कल्चर ट्रेंड्स बिल्कुल इंटायरली चेंज हो गए हैं। अब डिजिटली शिफ्ट हो गई है, सोशल मीडिया के ऊपर आ गई है ईद के, आप मैसेजेस सेंड करते हैं। तो उस दौर की ईद ज़्यादा अच्छी थी या अब ये वाली ईद ज़्यादा अच्छी है? देखें, उस वक़्त ज़ाहिर है रिस्ट्रिक्शंस इतनी नहीं थी। अब तो अनफॉर्चुनेटली हमारा ईद पे अगर आप एवरेज टाइम देखें तो हमारा स्क्रीन टाइम ट्रिपल हो जाता है। हाँ, छुट्टी होती है तो बस स्क्रॉलिंग चल रही होती है। हर कोई आप देखें मैसेज तो लगा होता है मैसेज के जवाब देने पे या फॉरवर्ड करने के कोई अच्छा मैसेज। तो ये फिर आपकी जो इंटीमेसी है, जो ह्यूमन रिलेशनशिप है, उसकी बिल्डिंग नहीं होती। यू आर जस्ट एक्टिंग लाइक ए मशीन, यू आर जस्ट फॉरवर्डिंग मैसेजेस, रिसीविंग मैसेजेस, यू आर ओवरलोडिंग योरसेल्फ। वो जो वक्त था ना वो बहुत बेहतर था हर लिहाज से। मैं आपको ये बताऊं, ह्यूमैनिटी के लिहाज से आप देख लें, ईद एक, टू बी ऑनेस्ट फॉर मी ईद इज़ ए रिलीजियस डे फॉर अस। ये हम भूल जाते हैं कि अनफॉर्चुनेटली ये दुनिया में नहीं, पाकिस्तान में ख़ासकर हमारा कल्चर इज़ डोमिनेटेड बाय फेस्टिवीज़ एंड दिस थिंग। हालांकि ये तो एक रिलीजियस चीज़ है, ये अल्लाह ने वो दिन दिया है, आप सेलिब्रेट भी करें लेकिन अल्लाह को भी याद करें। अपने ईद पे जो आपकी खुशियाँ हैं वो उन लोगों तक ले जाएं जिन्होंने शायद साल में एक दफ़ा ही खुश होना है। आप किसी बीमार की खबर लेने चले जाएं, किसी को खुश करें, आपकी ईद दुबाला हो जाएगी। बिलीव मी, किसी करीबी हॉस्पिटल में चले जाएं, यतीम खाने में चले जाएं, इतने लोग आपको मिलेंगे। अपने नौकरों के साथ जो आप पे डिपेंडेंट हैं ये लोग, उनके साथ 4 मिनट आप बात कर लें खूबसूरत सी, शायद वो आप उनकी दुआओं में ही रहेंगे। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि जब तक खुशी या सेलिब्रेशन इज़ व्हेन यू शेयर इट अमंग्स पीपल इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर स्टेटस और व्हाटएवर, जितना आप ये करेंगे इट विल रिबाउंड बैक टू यू। लेकिन तो इसलिए मैं समझता हूँ कि हमारा ये जो सोशल मीडिया है ना, इसने फैब्रिक बहुत डैमेज किया है। हमारा जो इंटीमेसी बहन भाइयों की होती थी, माँ बाप की रिलेशनशिप, वो स्क्रीन टाइम ने उसको एक तरह से पॉइजनिंग करके जहर है उसके लिए रिलेशनशिप। हम लोग यही है कि स्क्रीन टाइम जो है, जैसे आप देखेंगे किसी खाने पे भी अगर आपने फैमिली का गेट टुगेदर भी किया है, तो अगर आप इसकी वीडियो बनाएं ना कभी, तो आपको ये पता चलेगा कि कोई भी एक दूसरे को नहीं देख रहा, सब फ़ोनों को देख रहे हैं, एंड दिस इज़ अ वेरी बैड थिंग। सही बात है। इसी पॉजिटिव पैगाम के साथ मैं आप दोनों का मोअज़्ज़ज़ मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, आपने कीमती वक्त में से हमें वक्त दिया। डॉक्टर जावेद अकरम साहब और डॉक्टर शहला अकरम साहिबा, आपका बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। हमें एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हमारे साथ कुछ मज़ीद मेहमान होंगे और इन जो पैगाम दिया डॉक्टर साहिबान ने, इसी के साथ एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। कंप्यूटर का मुझे शौक था, टेबल बजाना, और उस तरह से करते जब मैंने पहला इंस्ट्रूमेंट पकड़ा अपना, तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं था उसको प्ले करना। वो नेचुरली मसल मेमोरी बनी, मसल मेमोरी में मेरे आ गया, तो वो मेरे लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था। तो इट वाज क्वाइट इजी, और वो फिर मुझे उधर से मेरा शौक बढ़ता गया। और मैंने अपने घर में भी देखा है, मेरे घर में भी दे वेरी लाइक फाउंड ऑफ म्यूजिक, वो म्यूजिक वगैरह सबको शौक है और वो सुनते आ रहे हैं उसको, तो फिर मेरे लिए जो है ना वो बड़ा आसान था और मेरा शौक भी इस पर डेवलप हुआ। ठीक है ज़ैन, आप बताएं कि अब आजकल तो हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया के ऊपर ना ड्रम सर्कल का ट्रेंड चल पड़ा है, हर इवेंट के ऊपर और फिर सोशल मीडिया रील्स के ऊपर बहुत ज़्यादा आ रहा है। तो आप लोग ये ट्रेंड के बाद ज़्यादा करने लगे हैं या उससे पहले से यू वर डूइंग इट? नहीं, हम एक्चुअली वी हैव बीन डूइंग इट फॉर क्वाइट सम टाइम बैक। इनफैक्ट उस टाइम से कर रहे हैं जब एक वी एक्चुअली स्टार्टेड दिस because of community building, like we used to enjoy doing this percussions, and eventually थोड़ा सा ये भी हुआ कि we came to a realization that it helped us in stress relieving मुझे तो खुद बड़ा मजा आया addressing जो depression को, और ये हम करते थे because we used to enjoy. So similarly like Heather, I used to have I had a similar background in terms of enjoying music from household and everything. So जब हम इसको community में लेके आ गए और हम full moon drum circles कर रहे थे, community में कर रहे थे, डिफरेंट जगहों पे बस अपने फ्रेंड्स के साथ कर रहे थे, वो बिल्ड होता गया इवेंचुअली। और अब इस तरह से है कि जैसे हैदर ने कहा, वी आर प्रीटी मच बुक्ड एवरी टाइम, बी इट वेडिंग्स और कॉर्पोरेट, और तो ये एक ट्रेंड बन गया है एब्सोल्युटली।
बिल्कुल। हैदर, मुझे ये बताएं कि ड्रम सर्कल मतलब यूजुअली कोई भी म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट या आपका ताल्लुक अगर म्यूज़िक की तरफ आपका रुझान है या एक्टिंग की तरफ आपका रुझान है, तो यूँ होता है कि सोसाइटी के बहुत ज़्यादा स्टीरियोटाइप्स होते हैं, बहुत ज़्यादा फैमिली सपोर्टिव नहीं होती, समटाइम्स बहुत सारे इश्यूज़ जो है वो हम लोग जैसे इंडस्ट्री के जो मीडिया में आते हैं या जो जिस तरह से आप म्यूज़िक इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखते हैं तो हमें फेस करने पड़ते हैं। तो आपको किस किस्म के स्टीरियोटाइप्स फेस करना पड़े, चैलेंजेस क्या थे? अच्छा, टू बी वेरी ऑनेस्ट मेरे लिए कोई बहुत ज़्यादा मुझे चैलेंजेस फेस नहीं करने पड़े, बिकॉज जिस तरह मैं कह रहा हूँ कि म्यूज़िक के ऊपर मेरे ऊपर कोई वो रिस्ट्रिक्शन वगैरह नहीं थी। फैमिली सपोर्टिव थी और जिन लोगों के साथ मेरा ज़्यादा उठना बैठना भी था, दे वर ऑल्सो वेरी म्यूज़िक माइंडेड। तो मेरे लिए ये कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल इस तरह की जर्नी नहीं रही कि मेरी कोई इसमें रुकावट आती जाए। और मुझे हमें तकरीबन जो हो गए हैं इसमें तकरीबन हमें 14 साल हो गए ड्रम सर्कल करते हुए, और वी वर लाइक द फर्स्ट वन जिन्होंने पाकिस्तान में शुरू किया। तो हमने बहुत सारी जर्नीज़ देखी हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब मैं देखता हूँ कि और देयर इज अ लॉट ऑफ अदर ग्रुप्स जो ड्रम सर्कल कर रहे हैं, जिसमें मुझे खुशी होती है। मुझे लोग अक्सर पूछते हैं कि आपका कंपटीशन आ गया, बट मैं द आइडिया बिहाइंड ड्रम सर्कल्स इज कम्युनिटी सबसे पहले। सबसे तो मुझे तो ज़्यादा खुशी होती है कि हर किसी ने अपनी अपनी एक कम्युनिटी बनाई है और वो उस चीज़ को जो हमने इतने साल पहले शुरू किया था, ऑब्वियसली हमसे पहले भी लोग कर रहे थे, बट वी वर लाइक द फर्स्ट वंस। तो वो अपनी भी कम्युनिटी चला रहे हैं और इस बिकॉज दिस इज सपोज टू बी वेरी पॉजिटिव, और ये आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन में हेल्प करती है। एंटरटेनिंग तो ये है ही। सो यस, ठीक है। वर्दा, मुझे ये बताइएगा, पूरा रमज़ान एक तो ये है कि हमने अब बहुत ज़्यादा जो है वो खा पी लिया है और काफ़ी ज़्यादा जो है वो समोसे, फ्राइड चीज़ें हमने तो रमज़ान में, मैं भी आपको बता रही थी ऑफ द कैमरा कि रमज़ान में वेट पुट ऑन कर लिया पराठे शराठे सैरियों में खा खा के। तो अब ईद पे तो आपने पहले ही रिस्ट्रिक्शन लगा दी है कि जी मीठा हाथ हौला रख के खाना है, तो ईद के बाद के लिए बता दें यार, वेट कैसे उतारें, क्या डाइट प्लान होना चाहिए? अच्छा देखिए, एक तो जैसे कोशिश करनी है कि ईद के जितने दिन हैं उनमें हम ये नहीं कह रहे कि आपने त्यौहार नहीं इंजॉय करना, आपने त्यौहार एंजॉय करना है। उसमें बस आपने कुछ चीज़ें हैं जिनका ख्याल रखना है, ज़्यादा तली हुई चीज़ों से अवॉइड करें। बहुत सारे घरों में ट्रेंड होता है पेस्ट्रीज का, बेक्ड गुड्स का, कहीं जा रहे हैं सोडाज, बेकरी, इन सारी चीज़ों को परहेज करें। तो इसका ना मैं एक बड़ा मज़ेदार हल बता देती हूँ जो ईद पे मैं खुद भी करती हूँ एज अ डॉक्टर, और मैं कोशिश करती हूँ कि सारे आपके घर कोई आ रहा है या आपने कहीं जाना है, तो देखिए फल एक ऐसी चीज़ है जो बड़ा ज़बरदस्त मीठा है और अल्लाह ताला ने एक ये रेडी टू ईट मीठा बनाया हुआ है। तो आप क्या करें, किसी के घर जा रहे हैं, आप फ्रूट्स बास्केट लेके जाएं रादर देन केक्स, रादर देन पेस्ट्रीज। यस, आप लेके जा रहे हैं तो ऑटोमेटिकली वो भी हेल्दी खाएंगे। उसके बाद आपके घर कोई आया है तो आप कोशिश कीजिए कि आप फ्रूट जूसेस दें बोतलों के या फिर कार्बोनेटेड सोडास के बजाय। और उसके बाद एक चीज़ है, हम लोग का ना एक माइंडसेट सेट हुआ होता है, अब जैसे ईद चल रही है, हम आपके शो पे भी आए हुए हैं, तो अब ये है कि सबका एक माइंडसेट होता है कि ईद पे सिर्फ खाना है। देखिए त्यौहार है, इस पे आप मिलें जुलें, कुछ और हेल्दी एक्टिविटीज़ करें, आप मिलके गेम्स खेल सकते हैं। सिर्फ खाने को अपनी एंटरटेनमेंट नहीं रखें। जब आप खाने को ही एंटरटेनमेंट रखेंगे, और एक क्विक सा ज़बरदस्त कावा बता देती हूँ कि अगर आपने बहुत सारा खा लिया है और आप चाहते हैं कि छुट्टियों में डाइजेशन के लिए, तो उसके लिए एक बड़ा ज़बरदस्त कावा है कि आपने करना यह है कि आपके घरों में लेमन ग्रास मौजूद होता है, फनल सीड सौंफ मौजूद होती है, उसके अंदर आपने एक पिंच अजवाइन की शामिल करनी है। इन तीनों इंग्रेडिएंट्स को आप हल्के फ्लेम पे उबाल लें और उसके अंदर एक लेमन डाल के पी लें। इससे क्या होगा कि आपकी डाइजेशन बूस्ट हो जाएगी। और अगर आपने बहुत सारा मटन खा चुके में हैं, बहुत सारे खाबे इंजॉय कर चुके में हैं, तो वो आपके बड़े अच्छे। और प्लीज़ एक चीज़ मैं और मेंशन करना चाहूँगी, जो जेन ज़ी है ना, अभी मैं पहले भी हम बातें कर रहे थे, हम समझते हैं ईद इज ऑल अबाउट कि आपने मॉडर्न ट्रेंड्स को फॉलो करना है। ईद इज अबाउट टू अवेक योर रिचुअल्स, जो हमारी रवायात हैं, हमारी ट्रेडिशंस हैं, इन सबको जगाने का नाम ईद है। तो अपने बच्चों को भी वो चीज़ें सिखाएं, रादर देन टू ऑर्डर फास्ट फूड्स और रेडी टू ईट मील्स। हम कहते हैं कि ईद का मौका है तो आप उस पे मिलके वर्दा, मुझे थोड़ा सा हौसला हो गया कि अगर हम कुछ खा भी लेंगे अब तो उसके बाद लेमन ग्रास वाला अगर हम कावा पी लेंगे तो कुछ बचत हो जाएगी ईद पे। हाँ ठीक है, बस हमारी ईद की ट्रांसमिशन ऑलमोस्ट एंड होने वाली है, लेकिन जाने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगी ड्रम सर्कल पाकिस्तान से कि वो हमें कुछ अच्छा सा सुनाएं और हमारी इस मीठी ईद को और ज्यादा मीठा और ज्यादा एक्साइटिंग बना दें। हम बिल्कुल आपको सुनाएंगे, लेकिन अगर आप हमें ज्वाइन करेंगे। हाँ बिल्कुल, मैं आपको ज्वाइन करूंगी।